वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे चैनल के रिगार्डिंग अगर कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है। विक्टोरियन एज मानी जाती है 1820 से 1914 तक के बीच की। ये क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान का पीरियड है। क्वीन विक्टोरिया ने जो शासन किया था वो किया था 1837 से 1901 तक का उनका टाइम पीरियड यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस विक्टोरियन एज को फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड को बहुत सारे जो मटेरियल्स थे इंडस्ट्रियल थिंग्स से रिलेटेड, ठीक है, उनसे इंट्रोड्यूस कराया था, लाइक आयरन, ठीक है, स्टील, इस तरह के जो मटेरियल थिंग्स थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस पीरियड के ड्यूरिंग हुए थे। तो विक्टोरियन एरा इसलिए भी स्पेशल हो जाता है। अगर इस एरा के पोइट्स के बारे में बात की जाए तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, जी.एम. हॉपकिंस और ऑस्कर वाइल्ड का नाम इसमें मेन रूप से हम कंसिडर कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1, द नेम ऑफ पॉल्स मदर इन सन्स एंड लवर्स इज। तो इसमें आपको बताना है कि जो सन्स एंड लवर्स है उसमें पॉल की मदर का क्या नाम है। ठीक है, गर्ट्रूड मॉरेल, लिडिया मॉरेल, क्लैरा डेव्स या मिरियम। इसका राइट आंसर हो जाता है गर्ट्रूड मॉरेल। अब आप देखिए, ये जो सन्स एंड लवर्स है ये D.H. लॉरेंस का एक नॉवल है जो कि 1913 में आया था। ओके, सन्स एंड लवर्स 1913 में D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया एक नॉवल है। गर्ट्रूड मॉरेल यहाँ पर पॉल मॉरेल की मदर है और ये एक उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट बाय एडगर एलन पो। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो वर्क है एडगर एलन पो का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग, द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोगेट, द पर्लाइंड लेटर, मून स्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मून स्टोन। एडगर एलन पो का वर्क नहीं है। ठीक है, मून स्टोन 1868 में आया। ये वर्क विकी कॉलिंस का है। ठीक है, यानी कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एपिस्टोलरी नॉवल एक लिखा गया था विकी कॉलिंस के द्वारा, विल्की कॉलिंस के द्वारा, जिसको फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवल भी कंसिडर किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पहला जासूसी उपन्यास इसको माना जाता है। ठीक है, और जो अदर यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो तीनों वर्क एडगर एलन पो के हैं। कौन कौन से वर्क्स हैं एक बार नजर डालते हैं, द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग, द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोगेट, द पर्लाइंड लेटर। ठीक है, इनके बारे में आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज कैरेक्टर्स इज नॉट अ डिटेक्टिव। इनमें से आपको बताना है कि इन कैरेक्टर में से कौन डिटेक्टिव का नहीं है। इंस्पेक्टर बकेट, सर्जेंट कफ, हरक्यूल पायरेट, एंजल क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाता है एंजल क्लियर। ठीक है, ये जो पात्र है, ये जो कैरेक्टर है, ये डिटेक्टिव का नहीं है, बल्कि क्या है, ये टॉमस हार्डी द्वारा लिखित एक फिक्शनल कैरेक्टर है। टॉमस हार्डी का जो वर्क आया था टेस ऑफ द अर्बेविल्स, जिसको उन्होंने 1891 में लिखा था। ठीक है, यहाँ पर जो ये टेस है उसकी मीटिंग एंजल क्लियर से एक विलेज में डांस में होती है। एंजल क्लियर रेवरेंड और जेम्स क्लियर का सबसे छोटा बेटा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक एंजल क्लियर एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो टॉमस हार्डी का कैरेक्टर है। टेस ऑफ द अर्बेविल्स में ये हमें देखने को मिलता है और ये वर्क उन्होंने 1891 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस। आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन एक हिस्टोरिकल रोमांस का ऑथर है, यानी कि हिस्टोरिकल रोमांस किसने लिखे थे। टॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट या मार्क ट्वेन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वॉल्टर स्कॉट। इनके रिगार्डिंग एक स्टोरी भी है, ठीक है, जिसको आपको पता चलेगा बाद में। तो ये जो वॉल्टर स्कॉट है ये फेमस थे हिस्टोरिकल रोमांस लिखने के। ओके, हिस्टोरिकल रोमांस एक ब्रॉड कैटेगरी है फिक्शन की, जिसमें जो प्लॉट हैं वो उनकी सेटिंग जो है वो पास्ट में होती है ना। हिस्टोरिकल मींस पास्ट में उनकी सेटिंग होती है। और वॉल्टर स्कॉट जो हैं उन्होंने 19th सेंचुरी के बिगनिंग में रॉब रॉय और इवानो जैसे वर्क के साथ ये जो शैली थी इसको बहुत ज़्यादा फेमस कराया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इस जॉनर को उन्होंने, कौन से जॉनर को, हिस्टोरिकल रोमांस को सबसे ज़्यादा जो फेमस कराया था वो वॉल्टर स्कॉट का नाम आता है। 19th सेंचुरी में उन्होंने इसको फेमस कराया था। उनके जो बिगनिंग वाले वर्क थे रॉब रॉय और इवानो।
ठीक है, इन वर्क्स को भी आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से वर्क थे, रॉब रॉय एंड इवानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉन एज द क्वीन ऑफ क्राइम। क्वीन ऑफ क्राइम किसको जाना जाता था इन राइटर में से, मीन्स वो क्राइम के ऊपर लिखती थी, वर्जीनिया वुल्फ, अगाथा क्रिस्टी, कैथरीन मैन्सफील्ड या जॉर्जेट हेयर। तो इसमें जो नाम फेमस हो जाता है वो अगाथा क्रिस्टी का है, ठीक है, अगाथा क्रिस्टी द क्वीन ऑफ क्राइम से फेमस हैं। पीजीटी दिल्ली प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे। ये जो डेम अगाथा क्रिस्टी थी, इनका जन्म 15 सितंबर 1890 को हुआ था, 12 जनवरी 1976 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक इंग्लिश क्राइम जो नॉवलिस्ट थी उन्हें माना जाता था, ठीक है। जब ये 20th सेंचुरी में इन्हें एक जो मेन न्यूज़पेपर था उसमें द न्यू यॉर्कर द्वारा द क्वीन ऑफ क्राइम की उपाधि वहाँ पर दी गई थी। जो पेशेवर उपन्यासकार थे ना वहाँ के प्रोफेशनल नॉवलिस्ट, उन्होंने अगाथा क्रिस्टी को बेस्ट क्राइम राइटर 2013 नॉमिनेट किया था, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हर बुक द मर्डर ऑफ एक्रॉयड, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसी के चलते जो उनकी बुक थी ना द मर्डर ऑफ एक्रॉयड जो कि 1926 में आई थी, ठीक है, उसको क्राइम नॉवेल के रूप में वहाँ पर वोट किया गया था। ओके, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। जो अगाथा क्रिस्टी, इनका पूरा नाम डेम अगाथा क्रिस्टी, इनको क्राइम नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज फर्स्ट यूज बाय। तो यहाँ पर जो विक्टोरियन समझौता था, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ऑप्शंस आर डेविड सेसल, जीके चेस्टरटन, एजी गार्डिनर, लिटन स्ट्रेचे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये वर्ड सबसे पहले जीके चेस्टरटन ने यूज़ किया था, ठीक है। ये जो द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ है, ना तो ये एक स्लोगन है, ठीक है, स्लोगन मीन्स ना तो ये कोई नारा है, नॉर अ फ्रेज, ना ये कोई मुहावरा है, लेकिन इस वर्क के द्वारा जो जीके चेस्टरटन थे उन्होंने क्या किया था, जो स्प्रिट थी विक्टोरियन एज की, प्रारंभिक जो विक्टोरियन एरा थी, अर्ली विक्टोरियन एरा, उस पर एक लेवल लगाने का काम किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज ना तो ये कोई फ्रेज थी, ना ही कोई ये स्लोगन था, ठीक है। ये क्या था, एक लेवल था जिसने अर्ली विक्टोरियन एरा पर एक लेवल लगा दिया था। कुछ अदर फैक्ट्स हम रीड कर लेते हैं जीके चेस्टरटन के बारे में। जीके चेस्टरटन जो 1874 से 1936 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, ठीक है, लेकिन इनकी सक्सेस ज़्यादा नहीं थी, इनको बहुत ही कम सक्सेस मिली। ये हिस्टोरियन, ये जर्नलिस्ट थे, ठीक है, हिस्टोरियन थे और क्रिटिक थे, और इनको जो बेस्ट याद किया जाता है, ठीक है, जीके चेस्टरटन को जीबी शाह के साथ जो उन्होंने एक डिस्प्यूट हो गया था इनका पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डिकन्स अटैक्स द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स। डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नॉवल है जो शुरुआती अध्याय जो दिए गए हैं 1834 के न्यू पुअर लॉ पर अटैक है, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉवल ऐसा है जो डिकन्स पर अटैक करता है? द न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर्स। डिकन्स का कौन सा नॉवल है? हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या ऑलिवर ट्विस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चार्ल्स डिकन्स का ये वर्क हो जाता है ऑलिवर ट्विस्ट। अब इसके बारे में रीड कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पेशली जो JSSSB के एस्पिरेंट्स हैं, PGT, TGT, ठीक है, एंड अदर स्टेट के जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट्स को, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी फैक्ट्स। तो इनको आप ध्यान से रीड करेंगे, अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए। JSSSB के फॉर्म आ चुके हैं, आप साइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। ऑलिवर ट्विस्ट वॉज द सेकेंड नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। जो ऑलिवर ट्विस्ट है वो चार्ल्स डिकेंस का सेकेंड नॉवल माना जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है उसमें रेडी हुआ था, मीन्स उसमें ये पब्लिश कराया गया था। फरवरी 1835 में ये शुरू हुआ और अप्रैल 1839 में ये बंद हो गया था, मीन्स एंड हो गया था। और जब इन्होंने इसको लिखा था तो वो सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड थे। इस नॉवेल को लंदन की जो क्राइम वर्ल्ड था उसके मिस्टीरियस जो पहलू थे उस पर लिखा गया था, और मिस्टीरियस पहलू पर आधारित जो उसमें ऑर्फन ऑलिवर है उसकी स्टोरी को ये बताता हुआ दिखता है। और इस नॉवेल में
जो इसके बिगनिंग चैप्टर्स हैं उसमें डिकेंस ने जो 1834 में ये बताया था कि जो पुअर लॉ है, पुअर लॉ संशोधन अधिनियम पर उन्होंने निशाना साधा था, जिसने जो पुअर लॉग हैं उसके लिए जो राहत की सामग्री के रूप में जो वहाँ पर काम किया जाता है ना, उस पर उन्होंने सुधार किया था। और ये जो ओलिवर ट्विस्ट थे, ओलिवर ट्विस्ट जो इन्होंने लिखा था, इसमें उन क्रिमिनल्स को इंट्रोड्यूस कराया था और जो वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट से उनको इंट्रोड्यूस कराने का काम किया था, यानी कि जैसे अपराधी और जो वेश्याओं को वहाँ पर पेश करते थे। ठीक है, तो डिकेंस की यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी इस प्ले के ड्यूरिंग ओलिवर ट्विस्ट जब उन्होंने लिखा था, क्योंकि उन्होंने उसमें जो क्रिमिनल थे, जो वेश्याएं थी, उन सब का वहाँ पर जिक्र किया था। इसी वजह से इनको बहुत सारे वहाँ पर क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज करने का काम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरियाज रेन आफ्टर हुम द विक्टोरियन पीरियड इज नेम्ड स्पेंस। ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल था, इसमें किसके बाद विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो टाइम स्पेन आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि हमने अभी रीड किया है कि जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने 1837 से 1901 तक शासन किया था, तो तभी से ये माना जाता है, उन्हीं के नाम से ये विक्टोरियन एरा, इसका नाम अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया इनका पूरा नाम था। इनका टाइम पीरियड 1837 से 1901 तक था। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया जो विक्टोरिया थी, जो क्वीन ऑफ द यूके थी, 1819 से 1901 तक यहाँ पर दिया गया है, पर जो इनका टाइम पीरियड माना जाता है 20 जून 1837 से, और उनकी डेथ तक वो वहाँ की महारानी रही। ठीक है, 1 मई 1876 को उन्हें एक एडिशनल टाइटल मिला, और वो टाइटल क्या था, उनको इंडियन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो टाइटल था वो दिया गया, और जो उनका रेन था वो 63 ईयर्स और 7 मंथ्स का था, जो उनके किसी भी जो पूर्ववर्ती किंग थे उनसे ज़्यादा नहीं था, और उन्हें विक्टोरियन एरा के रूप में उसी लिए इस एरा को विक्टोरियन एज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक इज अ पोएम बाय। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्नेक जो पोएम है वो किसकी है। W.H. ऑर्डन, डायलिन थॉमस, D.H. लॉरेंस या आर्मी लॉवेल। ठीक है, तो ये जो स्नेक पोएम है ये D.H. लॉरेंस की है। स्नेक को D.H. लॉरेंस की बेस्ट एनिमल पोइट्री माना जाता है। ठीक है, जो कि 1923 में सिसिली में जब वो रह रहे थे इस दौरान उन्होंने लिखा था, और उनको इस नॉवल के लिए जाना जाता है। उनके नॉवेल्स लाइक सन्स एंड लवर्स, विमेन इन लव एंड द कॉन्ट्रोवर्शियल लेडी, चैटरलेज लवर। ठीक है, तो ये जो नॉवेल्स वगैरह हैं ये सब किसके हैं, D.H. लॉरेंस के ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और फैक्ट्स भी हैं। ये 20th सेंचुरी के राइटर और पोएट और पेंटर माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था वो 1885 से 1930 तक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनको फिगर आउट किया जा सकता है 20th सेंचुरी के ये स्टोरी राइटर पोएट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I am that I am and from the sun and people are not my measure. These lines are from D.H. Lawrence poem I am that I am. मैं जो हूँ वह हूँ, फ्रॉम द सन सूरज से हूँ, एंड पीपल आर नॉट माई मेजर, और जो लोग हैं, जो पीपल हैं वो मेरे माप में नहीं हैं। ये जो लाइन्स हैं D.H. लॉरेंस की किस पोएम से ली गई हैं, एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन, डोंट, ग्रेप्स, नन ऑफ दीज। तो ये जो लाइन्स है एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन से ली गई हैं। ठीक है, D.H. लॉरेंस ने इसको लिखा है, और ये जो पोएम है ये यहाँ पर इंडिकेट करती है जो रियल एरिस्टोक्रेसी है उसको। ठीक है, यहाँ पर जो राजघराना उन्होंने इस पोएम में इंडिकेट्स किया है कि जो रियल एरिस्टोक्रेट्स हैं वर्ल्ड में वही रियल रॉयल्टी है। ठीक है, दे डू नॉट सीक टू कंट्रोल नेशनल्स पॉलिटिकली, वे राष्ट्रों को ये जो राजनीतिक रूप से कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने अपनी पोएम एरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन में बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल्स इज बैंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑब्सेनिटी। तो D.H. लॉरेंस का कौन सा नॉवल इसमें जो ऑब्सेनिटी है, ग्राउंड्स ऑफ ऑब्सेनिटी यानी कि अश्लीलता के आधार पर उसको प्रतिबंधित वहाँ पर किया गया है, बैन किया गया है। ऑप्शंस आर द वाइट पिकेक, विमेन इन लव, सन्स एंड लवर्स, लेडी
चैटरलेज लवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है लेडी चैटरलेज लवर। जो D.H. लॉरेंस का नॉवल है उसमें ग्राउंड ऑफ ऑब्सनिटी यानी कि अश्लीलता को बैंड किया गया है। D.H. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट अ प्रोमिनेंट एक्सप्रेशनिस्ट राइटर? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशनिस्ट राइटर नहीं है? तो इनमें से आपको सेलेक्ट करना है विंसेंट वैन गॉग, एडवर्ड मंच, विंडेम ल्यूइस या जॉन गाल्सवर्दी। तो इनमें से जो फर्स्ट 3 राइटर हैं वो सभी एक्सप्रेशनिस्ट राइटर कहलाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें से जो ऑड हैं वो हैं जॉन गाल्सवर्दी, ये एक्सप्रेशनिस्ट राइटर नहीं है। इनके बारे में एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेशनिज्म जो टर्म है वो जर्मनी में एमर्ज्ड हुआ था, ठीक है। किसके रेस्पॉन्स में? जो ह्यूमैनिटीज़ वहाँ पर इंक्रीजिंगली डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप यानी कि जो संबंध थे और उनमें जो फीलिंग्स वहाँ पर लॉस्ट हो रही थी ऑथेंटिसिटी और स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि जो आध्यात्मिकता थी उनकी फीलिंग्स वहाँ पर लॉस होती जा रही थी, तो उसका ये एक टर्म दिया था, ठीक है। जो बढ़ती हुई फैलती हुई एंजाइटी थी उसके आंसर में। तो इस टर्म के जो समर्थक थे विंसेंट वैन गॉग, एडवर्ड मंच एंड विंडेम ल्यूइस थे, जिन्होंने प्रूव किया था कि जो एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट है वो इससे प्रभावित था, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेट 1905 से लेकर 1920 तक थ्रू आउट यूरोप में स्प्रेड हुआ था, फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अदर फैक्ट्स गाल्सवर्दी के बारे में। जो जॉन गाल्सवर्दी थे उनका टाइम पीरियड 1867 से 1933 तक माना जाता है, जो कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट थे। और उनके नोटेबल वर्क्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं द फोर साइड सागा को, जो कि एक ट्रायोलॉजी थी, एक सीरीज़ थी जो 1906 से 1923 तक उन्होंने लिखी थी। गाल्सवर्दी को इस सीरीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में, किस ईयर में? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following works by George Gissing centers around marriage, class and financial stability and subsumes love and affection under the weight of practical difficulties? तो इनमें से कौन सा वर्क जॉर्ज गिसिंग का ऐसा है जो मैरिज, क्लास और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है, और जिसने जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थी जिनके नीचे जो लव था उसको उसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि द वेट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को उसमें दिखाया गया है। वर्कर्स इन द डॉन, न्यू ग्रब स्ट्रीट, द नीदर वर्ल्ड, द इमैनिसिपेटेड, यानी कि इनमें से ये जो वर्ड है इमैनिसिपेटेड, इसका मीन्स होता है मुक्ति दाता, है ना, यानी कि किसी को मुक्ति मिल जाना। तो ये इस तरह के जो वोकैब टाइप वर्ड हैं इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा वर्क है। तो इनमें से जॉर्ज गिसिंग का जो ये वर्क है वर्कर्स इन द डॉन, इसमें इस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं कि जिसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ को शामिल किया गया है। इसको जॉर्ज गिसिंग ने 1880 में पब्लिश कराया था ओरिजिनली, और इसको जो ये उनका फर्स्ट पब्लिश नॉवल माना जाता है। और इसमें जो उनका वर्क है एक पुअर बैकग्राउंड से आता है कि एक पुअर बैकग्राउंड से कैसे एक उभरता जो आर्टिस्ट है आर्थर गोल्डिंग, और एक वहाँ पर इसी तरह से कैरी मिशेल जो कि एक प्रॉस्टिट्यूट है यानी कि एक वेश्या का उसने रोल निभाया है, ठीक है। तो इसमें जो ये प्लॉट है वहाँ पर ये पार्टली गिसिंग की जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं उनकी मैरिज से रिलेटेड और जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उससे रिलेटेड इस चीज़ को दिखाया गया है इस नॉवल में। ये जो नॉवल है पार्टली बेस्ड है उनकी अनहैप्पी मैरिज से, ठीक है। जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था हेलेन हैरिसन, ठीक है। तो उनसे ये रिलेटेड वर्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑस्कर वाइल्ड का जो वर्क है वो नहीं है। ग्वेंडोलिन, ऑल्गरनॉन, जैक और मार्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मार्टिन। ऑस्कर वाइल्ड का ये जो वर्क है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग, इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैक, एल्गरनन, ग्वेंडोलिन फेयरफॉक्स, लेडी ब्रैकनेल, मिस प्रिज्म, लेन एंड मैरीमैन इसके मेन कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल अ कैरेक्टर कॉल्ड हैंकर्ड ऑक्शंस हिज वाइफ? किस टॉमस हार्डी जो उनका नॉवल है, किस नॉवल में उनके कैरेक्टर अपनी वाइफ को वहाँ पर ऑक्शंस करते हैं? ऑक्शंस यानी कि नीलामी करना, तो वो कहाँ पर उनकी नीलामी करते हैं? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जूड द ऑब्सिक्योर, टेस ऑफ डी अर्बेविल्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इसका राइट आंसर हो जाता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। ये इस तरह की स्टोरी है जहाँ पर ऑक्शंस हिज वाइफ जैसे जो इंसिडेंट है उसको दिखाया जाता है। जो हैंकर है वो इस तरह से उनकी नीलामी करते हैं, ठीक है। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, यहाँ पर द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, इंग्लिश राइटर जो है टॉमस हार्डी, वो इस तरह का दिखाते हैं। 1886 में इनका ये नॉवल आया था। माइकल हैंकर्ड एक 21 ईयर्स के मैन है जो अपनी वाइफ सुसान को
और जो उनकी डॉटर है एलिजाबेथ उसको वहाँ पर उनकी बोली लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है और वो 5 गिनीज के लिए उनकी बोली लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय राइटर हेगर्ड? ऑप्शंस आर किंग सोलोमन्स माइन्स, एलन क्वेटरमेन शी या किडनैप। तो इसमें से जो ऑड वर्क है वो किडनैप्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो वर्क हैं ये राइटर हेगर्ड ने लिखे हैं। ये तीनों वर्क राइटर हेगर्ड के द्वारा लिखे गए हैं। इनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किडनैप्ड जो एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और ये एडवेंचर नॉवल है और इसको स्कॉटिश ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा है। सेंट्रल कैरेक्टर और नैरेटर ये जो नॉवल है ये डेविड बल्फर पर आधारित है। इसमें कुछ अदर फैक्ट्स हो जाते हैं। जो सर हेनरी हेगर्ड हैं 1856 से 1925 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है और इनको एडवेंचर राइटर भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मोस्ट पॉपुलर नॉवल था इनका किंग सोलोमन्स माइन्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज होमोसेक्सुअलिटी? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यहाँ पर किस प्ले राइट को होमोसेक्सुअलिटी के लिए इम्प्रिजन्ड किया गया था, यानी कि उनको कैद किया गया था। ऑप्शंस आर सैमुअल बटलर, एडवर्ड एल्बी, ऑस्कर वाइल्ड या जॉन गाल्सवर्दी। तो इसमें जो नाम है ये ऑस्कर वाइल्ड हैं। ये फैक्ट्स आपने पहले भी रीड किए होंगे कि ये जो प्ले राइट्स थे इनको होमोसेक्सुअलिटी के लिए इम्प्रिजेंट कर दिया गया था, यानी कि कैद कर दिया गया था। एक बार इनको देख लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड जिनका टाइम पीरियड 1854 से 1900 तक माना जाता है, एक आयरिश राइटर और प्ले राइट माने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये सबसे पहले जो फेमस हुए थे 1890 के शुरुआत में फेमस हुए थे और इनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है कि इनको इम्प्रिजन्ड किया गया था, ठीक है, और उसी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, इसलिए इन्हें याद रखा जाता है। और इनको गिरफ्तार किया गया था जब इन पर एक मानहानि का मुकदमा लगाया गया था, ठीक है। तो इसलिए इनको याद किया जाता है। कुछ अदर जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो करप्शन है उस पर वर्क लिखे थे और होमोसेक्सुअलिटी में भी इनको इम्प्रिजन्ड किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स इनके बारे में फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्री रेफलेट? प्री रेफलेट इनमें से नहीं है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्री रेफलेट राइटर्स हैं वो कौन कौन हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन नहीं है। क्रिस्टीना रॉस्टी, विलियम मॉन्स, ए स्विनबर्न या सिल्विया पाथ। ये आपने अच्छे से पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो नाम है वो है सिल्विया पाथ, इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये प्री रेफलेट मूवमेंट के राइटर्स माने जाते हैं, ठीक है। प्री रेफलेट ये एक एल्यूडेड नेम है, ऐसा नाम है जिसके जो मीन्स पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर जो मिडिवल पीरियड था और राफेल से पहले आने वाली जो आर्ट थी उसमें इन राइटर्स का योगदान रहा है। उसमें आते हैं क्रिस्टीना रॉस्टी, विलियम मॉरिस और एल्गरेन चार्ल्स स्विनबर्न, ठीक है। इनका सबका जो संबंध था वो प्री रेफलेट से था। क्वेश्चन नेक्स्ट, ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड। इस तरह का जो लाइंस हैं वो किसका एग्जाम्पल है? इन डॉवर बीच इज एन एग्जाम्पल 4। तो ऑप्शंस हैं कैकोफेनी, यूफिज्म, एपिफेनी, यूफोनी। तो अबव लाइंस ये एग्जाम्पल हैं कैकोफेनी का। कैकोफेनी मीन्स क्या होता है? यानी कि बेसुरापन, है ना, जैसे कर्कश कोई आवाज़ होती है या फिर कोई कोलाहल टाइप कुछ होता है तो उसको कैकोफेनी बोला जाता है। ये डॉवर बीच की ये जो लाइंस हैं ये एग्जाम्पल हैं कैकोफोनी का, ठीक है। कैकोफेनी यानी कि कोई भी बेसुरापन या कोई ऐसी अनप्लेजेंट साउंड, नॉइस या मिक्सचर ऑफ लाउड, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं? कैकोफोनी में ये सब आती हैं, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो फाइन पोएम डॉवर बीच है ये लाइंस वहाँ से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स जॉयस यूलिसिस रिकाउंट्स द इवेंट्स ऑफ एन ऑर्डिनरी डे इन। तो जेम्स जॉयस जो आयरिश राइटर हैं उनकी यूलिसिस किस ऑर्डिनरी डे को यहाँ पर वर्णन करती है? सेंट पीटर्सबर्ग, डबलिन, लंदन या वियने। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डबलिन। डबलिन में वो उस ऑर्डिनरी डे को यहाँ पर घटनाओं का वर्णन करती है। यूलिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। जेम्स जॉयस का ये एक नॉवल है और इसमें बहुत ही ये एक मास्टरपीस है यूलिसिस, और उनकी एक विडंबना दिखाई गई है कि वो हमें भूलने की परमिशन नहीं देती है और ये नॉवल मीन्स आवर वाइज ये चेंज होता रहता है, आवर बाय आवर इसमें इवेंट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो डे है 16 जून 1904 को डबलिन में जो भी इवेंट्स हुए थे उसको शो करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नॉन फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग को बेस्ट नॉन किसके लिए पहचाना जाता है? लिरिक्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग या एलेजीज। इसका राइट आंसर कि उनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए पहचाना जाता है, यानी कि बेस्ट नोन है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग
जिनको ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोयम है, ठीक है, जिसको उन्होंने लिखा है एक भाषण के रूप में, और यहाँ पर वो जो हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल इंसाइट है किसी भी कैरेक्टर की, उसको शो करने का काम करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी इसमें विक्टोरियन एज में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए होंगे।